रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे हिमेली। ये आपका अपना कार्यक्रम है जहां हम सामाजिक, स्वस्थ और पर्यावरण से जुड़े उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आज का विषय संवेदनशील भी है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी, जो है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सैनिटरी नैपकिन ऑन क्लाइमेट चेंज। साथियों, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में बड़े उद्योग, कारखानों का धुआं, वाहनों से निकलती गैसें, जंगलों से कटाई या प्लास्टिक के पहाड़ जैसी तस्वीरें आती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे रोजमर्रा के व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं भी इस वैश्विक संकट से जुड़ी हो सकती है? क्या एक छोटी सी चीज जिसे हम हर महीने इस्तेमाल करते हैं और फिर कूड़े में फेंक देते हैं, वो भी धरती के बढ़ते तापमान की कहानी का हिस्सा बन सकती है? आज की चर्चा की शुरुआत हम समस्या की परिभाषा से कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज के लिए चिंता का विषय क्यों बन रहे हैं। मासिक धर्म एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है। ये किसी भी महिला के जीवन का सामान्य और आवश्यक हिस्सा है। स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से सैनिटरी नैपकिन ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता, सुविधा और सुरक्षा प्रदान की है। स्कूल जाती किशोरियों से लेकर कामकाजी महिलाओं तक सैनिटरी नैपकिन ने उन्हें आत्मविश्वास दिया है। इसलिए इस विषय पर बात करते समय हमें संवेदनशीलता और संतुलन बनाए रखना होगा। उद्देश्य किसी उत्पाद का विरोध करना नहीं, बल्कि उसके पर्यावरणीय प्रभाव को समझना है। डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन की संरचना पर यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि वे पूरी तरह कपास से नहीं बने होते। उनमें प्लास्टिक की परतें, सिंथेटिक फाइबर, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर और विभिन्न रसायन शामिल होते हैं। बाहरी परत से लेकर अंदर की एब्जॉर्बेंट जेल तक कई स्तरों पर प्लास्टिक आधारित सामग्री मौजूद रहती है। यही वो बिंदु है जहां से पर्यावरणीय चिंता शुरू होती है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो आसानी से नष्ट नहीं होता। प्राकृतिक परिस्थितियों में इसे सड़ने गलने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। जब एक पैड उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है तो वो लैंडफिल यानी कचरा भंडार स्थलों में पहुंच जाता है। वहां वो लंबे समय तक पड़ा रहता है। धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ये सूक्ष्म कण मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, भूजल प्रदूषित हो सकता है और अंततः ये प्रदूषण खाद्य श्रृंखला तक पहुंच सकता है। अब जरा पैमाने पर विचार कीजिए। एक महिला अपने जीवन काल में हजारों की संख्या में सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती है। यदि हम इसे पूरे देश या विश्व की महिला आबादी से जोड़ दे तो हर साल अरबों की संख्या में पैड कचरे के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये केवल व्यक्तिगत उपयोग का मामला नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़े औद्योगिक और पर्यावरणीय चक्र का हिस्सा बन जाता है। क्लाइमेट चेंज का संबंध केवल कचरे से नहीं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया से भी है। सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। प्लास्टिक पेट्रोलियम आधारित होता है और पेट्रोलियम का उत्खनन, परिशोधन और परिवहन स्वयं ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से जुड़ा होता है। फैक्ट्रियों में उत्पादन के दौरान ऊर्जा की खपत होती है। ये ऊर्जा अक्सर कोयले या अन्य जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें वातावरण में जाती है। जब ये उत्पाद पैक होकर बाजार तक पहुंचते हैं, तब परिवहन के लिए ईंधन का उपयोग होता है। फिर उपयोग के बाद उनका निपटान या तो लैंडफिल में होता है या उन्हें जलाया जाता है। जलाने की प्रक्रिया में प्लास्टिक और रसायनों के दहन से विषैली गैस निकल सकती है।
ये गैसें वायु प्रदूषण को बढ़ाती है और ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करती है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को फंसा कर रखती है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब इन गैसों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगता है। यही ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण है। अनियमित मौसम, अत्यधिक वर्षा, सूखा, हीट वेव और समुद्र स्तर में वृद्धि, ये सब उसी असंतुलन के परिणाम है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि समस्या केवल एक उत्पाद तक सीमित नहीं है। समस्या उस जीवन शैली से जुड़ी है जिसमें यूज एंड थ्रो, यानी एक बार इस्तेमाल करके फेंक देना सामान्य बन चुका है। सुविधा की संस्कृति ने हमें समय बचाने में मदद की है, लेकिन उसने पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ाया है। भारत जैसे देश में कचरा प्रबंधन अभी भी एक चुनौती है। घरों से निकलने वाला मासिक धर्म संबंधी कचरा अक्सर अलग से इकट्ठा नहीं किया जाता, वह सामान्य कचरे के साथ मिल जाता है। इससे न केवल पर्यावरणीय समस्या बढ़ती है, बल्कि सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य पर भी जोखिम उत्पन्न होता है। समस्या की परिभाषा करते समय हमें ये भी समझना होगा कि ये विषय स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रश्न है। महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा को किसी भी स्थिति में कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन साथ ही ये भी सत्य है कि यदि हम पर्यावरणीय प्रभाव को अनदेखा करते रहे तो आने वाली पीढ़ियां उसकी कीमत चुकाएंगी। डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन इसलिए चिंता का विषय बन रहे हैं क्योंकि वे बड़े पैमाने पर प्लास्टिक आधारित है, उनका उत्पादन ऊर्जा गहन है, उनका निपटान जटिल है और वे लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है जहां व्यक्तिगत स्वास्थ्य, समाधान और वैश्विक पर्यावरणीय प्रभाव एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आज के इस चर्चा का उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं, बल्कि समझ विकसित करना है। जब हम समस्या को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं, तभी हम समाधान की दिशा में सोच सकते हैं। जागरूकता पहला कदम है। यदि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम उसके उपयोग, विकल्प और निपटान के बारे में अधिक जिम्मेदारी से सोच सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक दूर की अमूर्त अवधारणा नहीं है, ये हमारे आसपास घटित हो रहा है। बढ़ती गर्मी, मौसम का असामान्य व्यवहार, पानी की कमी, ये सब संकेत है कि धरती संतुलन खो रही है। ऐसे में हर क्षेत्र, हर उद्योग और हर उपभोक्ता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सैनिटरी नैपकिन के संदर्भ में समस्या की परिभाषा यही है कि उनका व्यापक उपयोग, प्लास्टिक आधारित संरचना, ऊर्जा गहन उत्पादन प्रक्रिया और अपर्याप्त कचरा प्रबंधन मिलकर पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। यही प्रभाव जब वैश्विक स्तर पर जुड़ते हैं तो वे क्लाइमेट चेंज की बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाते हैं। तो साथियों, आज हमने केवल शुरुआत की है। हमने ये समझने की कोशिश की है कि एक सामान्य सी दिखने वाली वस्तु भी किस तरह पर्यावरणीय चर्चा का हिस्सा बन सकती है। आने वाले भागों में हम इस विषय को और गहराई से समझेंगे, विकल्पों पर बात करेंगे, नीतियों पर चर्चा करेंगे और समाधान की दिशा तलाशेंगे। आप सुनते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम, जहां हम स्वस्थ समाज और पर्यावरण के बीच के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की।
जब उम्र थी 11 साल, याद है मुझे वो दिन, नई हो गई थी पहचान। ये उस दिन की बात है जब उम्र थी 11 साल। लगा था कपड़ों पर एक दाग, पर मैं थी उससे अनजान। जब घर लौटी माँ ने पूछा इस दाग को किसने देखा, मैं थी भोली और मासूम, क्या हुआ था क्या मालूम। डर से सहमी कुछ ना बोली, माँ ने भी चुप्पी ना तोड़ी। हाथ में देकर बस एक कपड़ा कह दिया किसी से कुछ ना कहना। हाथ में देकर बस एक कपड़ा कह दिया किसी से कुछ ना कहना। कुछ ना कहना। देखते ही देखते बीत गए कई साल, लाल रंग का वो निशान बन गया मेरी पहचान। देखते ही देखते बीत गए कई साल, लाल रंग का वो निशान बन गया मेरी पहचान। बड़ी हुई तो समझ में आया ये है ईश्वर की एक माया। जब होता है मासिक धर्म नहीं है इसमें कोई शर्म, नहीं है इसमें कोई शर्म, नहीं है इसमें कोई शर्म। मासिक धर्म है हर नारी की सेहत का प्रमाण। इन दिनों मिलता रहे उनको भरपूर आराम। 10 वर्ष की उम्र से कभी भी आ सकता है, नहीं है ये कोई बीमारी, ना है इससे कोई डर। ये उस दिन की बात है जब उम्र थी 11 साल। याद है मुझे वो दिन, नई हो गई थी पहचान। ये उस दिन की बात है जब उम्र थी 11 साल। लगा था कपड़ों पर एक दाग, पर मैं उससे थी अनजान। नई हो गई थी पहचान, नई हो गई थी पहचान। मासिक धर्म हर लड़की के जीवन का एक जरूरी अंग है और इससे जुड़ी हर जानकारी इनको मिलना बहुत आवश्यक है। आओ हम सब मिलकर उनके लिए एक सुरक्षित समाज का निर्माण करें। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे हिमेली। साथियों,
आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जहां हम स्वस्थ और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने ये जाना कि डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज के लिए चिंता का विषय क्यों बन रहे हैं। आज हम चर्चा के आगे बढ़ते हुए उस चरण पर पहुंच रहे हैं जहां से पूरी कहानी शुरू होती है। निर्माण प्रक्रिया। किसी भी उत्पाद के पर्यावरणीय प्रभाव को समझने के लिए ये देखना आवश्यक है कि वो बनता कैसे है, किन कच्चे पदार्थों से बनता है और उन्हें तैयार करने में कितनी ऊर्जा तथा संसाधनों की खपत होती है। सैनिटरी नैपकिन देखने में भले ही हल्का और साधारण लगे, लेकिन उसकी संरचना कई परतों और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक की। एक सामान्य डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन में बाहरी परत, लीकेज प्रूफ बैक शीट और पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग होता है। ये प्लास्टिक प्रायः पॉलीथिलीन या पॉलीप्रोपाइलिन जैसे पॉलीमर से बनाया जाता है। इन पॉलीमरों का स्रोत पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस है। पेट्रोलियम का उत्खनन धरती की गहराई से किया जाता है, जिसे रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। पेट्रोलियम निकालने की प्रक्रिया में ड्रिलिंग मशीनें, परिवहन वाहन और रिफाइनिंग प्लांट्स शामिल होते हैं। इन सभी में जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो वे ग्रीनहाउस गैसें छोड़ते हैं। इसके बाद क्रैकिंग और पॉलीमराइजेशन जैसे रासायनिक प्रक्रियाओं से प्लास्टिक के दाने तैयार किए जाते हैं। हर चरण में तापमान और दबाव नियंत्रित रखने के लिए बिजली और ईंधन की जरूरत पड़ती है। यदि यह ऊर्जा कोयला आधारित बिजली घरों से आती है तो कार्बन उत्सर्जन और अधिक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सुपर एब्सॉर्बेंट पॉलीमर की। ये वो सामग्री है जो नैपकिन के अंदर तरल को सोखकर जेल में बदल देती है। इसे प्रायः सोडियम पॉलीएक्रिलेट कहा जाता है। ये भी एक सिंथेटिक रासायनिक उत्पाद है जिसे पेट्रोकेमिकल स्रोतों से तैयार किया जाता है। इसके निर्माण में एक्रिलिक एसिड का उपयोग होता है, जो स्वयं एक औद्योगिक प्रक्रिया से बनता है। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा की भारी खपत होती है और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इसके बाद आती है ब्लीच्ड पल्प, जिसे अक्सर लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। लकड़ी से सेलुलोज निकालकर उसे प्रोसेस किया जाता है। पल्प बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है, फिर उन्हें चिप्स में बदला जाता है और रासायनिक या मैकेनिकल प्रक्रिया से पल्प तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी, बिजली और रसायनों का उपयोग होता है। ब्लीचिंग के लिए क्लोरीन आधारित या अन्य रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पल्प सफेद और मुलायम बनता है। यहाँ दो स्तरों में पर्यावरणीय प्रभाव दिखाई देता है। पहला, पेड़ों की कटाई से कार्बन अवशोषण की प्राकृतिक क्षमता कम होती है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जब पेड़ों की कटाई होती है तो ये संतुलन प्रभावित होता है। दूसरा, पल्प और ब्लीचिंग प्रक्रिया में ऊर्जा और रसायनों का उपयोग होता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और जल प्रदूषण की संभावना बढ़ती है। इसके अतिरिक्त नैपकिन के ऊपरी परत में नॉन वोवन फैब्रिक का उपयोग किया जाता है, जो अक्सर सिंथेटिक फाइबर से बना होता है। ये फाइबर भी पेट्रोकेमिकल उद्योग से आता है। गोंद और चिपकने वाले पदार्थ भी रासायनिक उद्योग में तैयार होते हैं। इन सब को मिलाकर देखें तो एक साधारण से दिखने वाले उत्पाद के पीछे जटिल औद्योगिक नेटवर्क काम करता है। अब प्रश्न उठता है कि इन सभी चरणों में कितना कार्बन उत्सर्जन होता है। सटीक आंकड़े विभिन्न ब्रांड, उत्पादन तकनीक और ऊर्जा स्रोत पर निर्भर करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये माना जाता है कि डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन का जीवन चक्र कच्चे माल से लेकर निर्माण और पैकेजिंग तक प्रति पैड
कुछ ग्राम से लेकर कई दर्जन ग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन कर सकता है। जब हम इसे करोड़ों और अरबों पैड के स्तर में जोड़ते हैं तो ये उत्सर्जन लाखों टन तक पहुंच सकता है। कार्बन फुटप्रिंट का आकलन लाइफ साइकिल असेसमेंट पद्धति से किया जाता है, जिसमें कच्चे माल की प्राप्ति, निर्माण, पैकेजिंग, परिवहन और अंततः निपटान तक सभी चरणों को शामिल किया जाता है। यदि उत्पादन संयंत्र जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली का उपयोग करता है तो उत्सर्जन अधिक होता है। यदि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो कार्बन फुटप्रिंट कम किया जा सकता है। भारत जैसे देशों में औद्योगिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा अभी भी कोयले से आता है। कोयला आधारित बिजली घरों से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलते हैं। इस प्रकार निर्माण प्रक्रिया का जलवायु परिवर्तन में योगदान केवल कार्बन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यापक वायु प्रदूषण का भी कारण बन सकता है। निर्माण प्रक्रिया में जल उपयोग भी महत्वपूर्ण है। पल्प उद्योग विशेष रूप से जलगहन होता है। जल शोधन और अपशिष्ट प्रबंधन में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि अपशिष्ट जल का उचित उपचार नहीं किया जाए तो ये नदियों और भूजल को प्रभावित कर सकता है। एक और पहलू है पैकेजिंग। प्रत्येक पैड को अलग अलग प्लास्टिक रैपर में पैक किया जाता है और फिर कई पैड एक बड़े प्लास्टिक पैकेट में आते हैं। ये अतिरिक्त प्लास्टिक उत्पादन और उत्सर्जन को और बढ़ाता है। जब हम इन सभी चरणों को जोड़ते हैं, पेट्रोलियम का उत्खनन, पॉलीमर निर्माण, पल्प उत्पादन, फैक्ट्री में असेंबली, पैकेजिंग, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सैनिटरी नैपकिन का निर्माण केवल एक छोटी घरेलू वस्तु का निर्माण नहीं है, बल्कि ये वैश्विक औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि विश्व स्तर पर मासिक धर्म उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जागरूकता और स्वच्छता सुविधाएं बढ़ रही है। ये सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन है, लेकिन इसके साथ उत्पादन भी बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ेगा तो कच्चे माल की मांग बढ़ेगी और ऊर्जा खपत तथा कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ेगा। समस्या की गंभीरता को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि निर्माण चरण ही पूरे जीवन चक्र का एक बड़ा हिस्सा है। यदि इस चरण में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ कच्चे माल का उपयोग बढ़ाया जाए तो कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। आज की चर्चा का उद्देश्य ये समझना था कि सैनिटरी नैपकिन किन किन कच्चे पदार्थों से बनते हैं और उनकी उत्पादन प्रक्रिया में पर्यावरणीय प्रभाव कहाँ-कहाँ उत्पन्न होता है। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल आधारित पॉलीमर, ब्लीच्ड पल्प, सिंथेटिक फाइबर और रासायनिक चिपकने वाले या सभी मिलकर एक ऐसा उत्पाद बनाते हैं जिसकी सुविधा स्पष्ट है, लेकिन जिसकी पर्यावरणीय लागत भी अनदेखी नहीं की जा सकती। क्लाइमेट चेंज की चर्चा में जब हम बड़े उद्योगों की बात करते हैं तो ये समझना आवश्यक है कि रोजमर्रा की वस्तुएं भी उन्हीं उद्योगों से जुड़ी होती है। इसलिए निर्माण प्रक्रिया को समझना समाधान की दिशा में पहला कदम है। आगे हम वितरण, उपयोग और निपटान के चरणों पर चर्चा करेंगे ताकि पूरा जीवन चक्र स्पष्ट हो सके। आप सुनते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की, और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे हिमेली। साथियों, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम मासिक धर्म उत्पादों और क्लाइमेट चेंज के बीच संबंध को गहराई से समझ रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने निर्माण प्रक्रिया पर बात की थी, किन कच्चे पदार्थों से सैनिटरी नैपकिन बनते हैं और उस दौरान कितना कार्बन उत्सर्जन होता है। आज हम चर्चा के तीसरे महत्वपूर्ण चरण पर है उपयोग का पैमाना।
किसी भी पर्यावरणीय समस्या की गंभीरता समझने के लिए केवल ये जानना काफी नहीं है कि उत्पाद कैसे बनता है, ये भी समझना जरूरी है कि वो कितना मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। जब कोई वस्तु करोड़ों लोगों द्वारा नियमित रूप से उपयोग की जाती है, तो उसका सामूहिक प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। आइए बात करते हैं भारत जैसे विशाल और जनसंख्या बहुल देश की। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ से अधिक है। इनमें लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं और उनमें से करोड़ों महिलाएं मासिक धर्म की आयु वर्ग में आती है। अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 35 से 40 करोड़ महिलाएं और किशोरियों ऐसी है जिन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है। अब एक साधारण गणना करते हैं। यदि एक महिला औसतन एक चक्र में 8 से 10 सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती है और वर्ष में 12 चक्र होते हैं, तो एक महिला साल भर में लगभग 100 से 120 पैड उपयोग कर सकती है। यदि हम मान ले कि लगभग 30 करोड़ महिलाएं नियमित रूप से डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन का उपयोग कर रही है, तो एक वर्ष में उपयोग होने वाले पैड की संख्या 3000 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। ये एक अनुमानित आंकड़ा है और वास्तविक संख्या शहरीकरण, जागरूकता और उपलब्धता के आधार पर ऊपर नीचे हो सकती है। अब सोचिए 3000 करोड़ पैड, ये केवल एक संख्या नहीं है, ये एक विशाल पर्यावरणीय वास्तविकता है। एक सामान्य डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन का वजन लगभग 8 से 12 ग्राम के बीच हो सकता है। यदि हम औसतन 10 ग्राम प्रति पैड मान ले, तो 3000 करोड़ पैड का कुल वजन लगभग 3 लाख टन ठोस कचरे के बराबर हो सकता है। ये केवल एक वर्ष का आंकड़ा है। यदि हम 5 या 10 वर्षों का जोड़ करें, तो ये मात्रा कई मिलियन टन तक पहुंच सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कचरा पूरी तरह जैविक नहीं है। सैनिटरी नैपकिन में प्लास्टिक की परतें, सिंथेटिक फाइबर और सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर शामिल होते हैं। इसका अर्थ है कि कचरा प्राकृतिक रूप से जल्दी विघटित नहीं होता। लैंडफिल में पड़े पड़े इसे सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं टूटने में। भारत में ठोस कचरा प्रबंधन पहले से ही एक बड़ी चुनौती है। शहरों से प्रतिदिन हजारों टन कचरा निकलता है। ऐसे में मासिक धर्म से जुड़ा कचरा एक अतिरिक्त दबाव बन जाता है। समस्या ये भी है कि सैनिटरी नैपकिन को सामान्य कचरे से अलग नहीं किया जाता। वे घरों के कूड़े के साथ मिलकर सीधे ड्रॉपिंग ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अलग लेकिन उतनी ही गंभीर हो सकती है। वहां अक्सर कचरे का वैज्ञानिक निपटान नहीं होता। कई जगह पैड खुले में फेंक दिए जाते हैं या जलाए जाते हैं। खुले में पड़े पैड न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, बल्कि पशुओं और जल स्रोतों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है, तो प्लास्टिक के कारण विषैली गैसें निकल सकती है, जो वायु प्रदूषण में योगदान देती है। उपयोग का पैमाना केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है। पिछले दशक में भारत में मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी है। सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के कारण अधिक महिलाएं अब सैनिटरी नैपकिन का उपयोग कर रही है। ये सामाजिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से सकारात्मक परिवर्तन है, लेकिन इसके साथ कचरे की मात्रा भी बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में यदि उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ती है, तो ये वार्षिक कचरा और अधिक हो सकता है। यहाँ हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। उद्देश्य ये नहीं है कि महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का उपयोग बंद कर दे। उद्देश्य ये समझाना है कि बड़े पैमाना पर उपयोग के कारण पर्यावरण पर कितना दबाव पड़ रहा है और क्या हम इस दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों या बेहतर कचरा प्रबंधन की दिशा में सोच सकते हैं। जब हम लाखों टन ठोस कचरे की बात करते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि लैंडफिल सीमित है। शहरों के आसपास कचरे के पहाड़ बन चुके हैं।
इन ड्रॉपिंग साउंड से मीथेन जैसे ग्रीनहाउस गैसें निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना अधिक प्रभावशाली होता है। यदि सैनिटरी नैपकिन जैविक कचरे के साथ मिलकर सड़ते हैं तो वे भी इस गैस उत्सर्जन प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा पैड में मौजूद प्लास्टिक समय के साथ माइक्रोप्लास्टिक में टूट सकता है। ये सूक्ष्म कण मिट्टी और पानी में मिलकर दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। जब ये माइक्रोप्लास्टिक नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है तो समुद्री जीवन भी प्रभावित होता है। इस प्रकार उपयोग का पैमाना स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव से जुड़ जाता है। भारत में शहरी क्षेत्रों में सैनिटरी नैपकिन का उपयोग अधिक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे पहुंच और एफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, उपयोग भी बढ़ेगा। यदि 10 वर्षों के बाद 40 करोड़ महिलाएं नियमित उपयोग करने लगे तो वार्षिक खपत 4000 से 5000 करोड़ पैड तक पहुंच सकती है। ये केवल अनुमान है, लेकिन रुझान इसी दिशा में संकेत करते हैं। यहाँ एक और पहलू है, स्कूलों और कार्यस्थलों में बढ़ती उपलब्धता। किशोरियों में जागरूकता कार्यक्रमों के कारण उपयोग का प्रतिशत बढ़ रहा है। ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हमें समानांतर रूप से कचरा प्रबंधन, पुनर्चक्रण और वैकल्पिक उत्पादों की चर्चा भी करनी होगी। उपयोग का पैमाना हमें ये सिखाता है कि छोटी सी व्यक्तिगत आदत जब करोड़ों लोगों द्वारा दोहराई जाती है तो वो एक राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा बन सकती है। यदि प्रति पैड 10 ग्राम वजन है तो वो नगण्य लगता है, लेकिन जब वही 10 ग्राम 3000 करोड़ बार दोहराया जाए तो वो लाखों टन ठोस कचरे में बदल जाता है। ये वो बिंदु है जहां व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी जुड़ती है। क्लाइमेट चेंज केवल बड़े उद्योगों का परिणाम नहीं है, ये हमारे सामूहिक जीवन शैली का भी परिणाम है। उपयोग का पैमाना इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि हमें उत्पादन से लेकर निपटान तक हर चरण पर पुनर्विचार करना होगा। आज के इस चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की थी, भारत जैसे बड़े देश में हर वर्ष सैनिटरी नैपकिन की खपत कितनी विशाल है और उससे कितना ठोस कचरा उत्पन्न होता है। ये आंकड़े हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है। समस्या और समझना समाधान की दिशा में पहला कदम है। आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि इस कचरे का निपटान कैसे किया जाता है और क्या इसके बेहतर विकल्प या टिकाऊ समाधान संभव है। आप सुनते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सही वक्त है, यही है मौका, कल क्या होगा किसने देखा। हर तरफ हो स्वच्छता, यही है असली एकता। घर से ही करो शुरुआत, फिर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी बात। घर से ही करो शुरुआत, फिर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी बात। और एक बात का रखना ध्यान, जो दिखे कोई अपना, आस पास सफाई न रखते हुए, बेझिझक बस कहना इतनी सी बात,
मुस्कुराते हुए। ये ज़मीं भी तेरी, देश भी तेरा, गली भी तेरी, मोहल्ला भी तेरा, तो ना कर मेरे यार ये गलती। तेरे इस कदम से बच जाएगी धरती, तेरे इस कदम से बच जाएगी धरती। सही वक्त है, यही है मौका, कल क्या होगा किसने देखा। हर तरफ हो स्वच्छता, यही है असली एकता। बच्चे खेलेंगे, होगा साफ हर मैदान, सब ही लेंगे खुली हवा में सांस। बच्चे खेलेंगे, होगा साफ हर मैदान, सब ही लेंगे खुली हवा में सांस। और एक बात का रखना ध्यान, जो दिखे कोई अपना, आस पास सफाई न रखते हुए, बेझिझक बस कहना इतनी सी बात मुस्कुराते हुए। ये ज़मीं भी तेरी, देश भी तेरा, गली भी तेरी, मोहल्ला भी तेरा, तो ना कर मेरे यार ये गलती। तेरे इस कदम से बच जाएगी धरती। सफाई है सबसे जरूरी, उसके बिना है जीत अधूरी। आदतों में करो सुधार, तभी होगा स्वच्छ समाज, तभी होगा स्वच्छ समाज। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे हिमेली। साथियों, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम, जहां हम मासिक धर्म, स्वच्छता और पर्यावरण के बीच के संबंध को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने निर्माण प्रक्रिया और उपयोग के पैमाने पर चर्चा की। आज हम इस विषय को एक समग्र दृष्टि से देखेंगे, जिसे कहा जाता है लाइफ साइकिल एनालिसिस या जीवन चक्र विश्लेषण। जब किसी उत्पाद के पर्यावरण या प्रभाव को समझना होता है, तो केवल उसके उपयोग या कचरे को देखकर निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं होता। हमें यह देखना पड़ता है कि वो उत्पाद जन्म से लेकर अंत तक, यानी कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर अंतिम निपटान तक किस किस चरण से गुजरता है, और हर चरण में पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यही जीवन चक्र विश्लेषण है। सबसे पहला चरण है कच्चे माल का स्रोत। डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन में प्लास्टिक, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, ब्लीच्ड पल्प और सिंथेटिक फाइबर जैसे पदार्थ उपयोग होते हैं। प्लास्टिक और पॉलीमर का मूल स्रोत पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम का उत्खनन धरती की गहराई से किया जाता है। ड्रिलिंग, परिवहन और रिफाइनिंग की प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सहित कई ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में जाती है। इस स्तर पर ही उत्पाद का कार्बन फुटप्रिंट शुरू हो जाता है। दूसरा प्रमुख घटक है ब्लीच्ड पल्प, जो प्राय लकड़ी से प्राप्त होता है। पेड़ों की कटाई से वनों का क्षरण होता है, जिससे कार्बन अवशोषण की प्राकृतिक क्षमता घटती है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर संतुलन बनाए रखते हैं। जब पेड़ों की संख्या कम होती है,
तो ये संतुलन प्रभावित होता है। पल्प बनाने की प्रक्रिया में भी पानी, ऊर्जा और रसायनों का उपयोग होता है, जिससे जल और वायु प्रदूषण की संभावना बढ़ती है। इसके बाद आता है निर्माण चरण। फैक्ट्रियों में विभिन्न परतों को मशीनों के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया ऊर्जा गहन होती है। यदि ऊर्जा का स्रोत कोयला या अन्य जीवाश्म ईंधन है, तो कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है। इस स्तर पर बिजली की खपत, मशीनों का संचालन और रासायनिक प्रसंस्करण पर्यावरणीय प्रभाव में योगदान देते हैं। निर्माण के बाद पैकेजिंग का चरण आता है। प्रत्येक पैड को अलग प्लास्टिक रैपर में पैक किया जाता है और फिर कई पैड एक बड़े प्लास्टिक पैकेट में रख जाते हैं। पैकेजिंग स्वयं प्लास्टिक उत्पादन और अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन से जुड़ी होती है। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि पैकेजिंग भी लाइफ साइकिल का हिस्सा है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अब बात करते हैं परिवहन की। फैक्ट्री से गोदाम, गोदाम से थोक विक्रेता और फिर खुदरा दुकानों तक हर चरण में ट्रक, रेल या अन्य परिवहन साधनों का उपयोग होता है। ईंधन जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक निकलते हैं। यदि उत्पाद आयातित है या लंबी दूरी तय करता है, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट और बढ़ जाता है। इसके बाद आता है उपयोग का चरण। उपयोग के दौरान प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन भले कम हो, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव मौजूद है। उदाहरण के लिए, उपयोग के बाद पैड को अक्सर प्लास्टिक में लपेट कर फेंका जाता है। इससे अतिरिक्त प्लास्टिक कचरा जुड़ता है। अब हम पहुंचते हैं लाइफ साइकिल के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण निपटान पर। भारत जैसे देशों में अधिकतर डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन सामान्य ठोस कचरे के साथ मिल जाते हैं। वे लैंडफिल में जाते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण जैविक पदार्थ सड़ते हैं और मीथेन गैस उत्पन्न होती है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना अधिक प्रभावी है। यदि पैड को जलाया जाता है, तो प्लास्टिक और रसायनों के कारण हानिकारक गैसें निकल सकती है। अधजले प्लास्टिक से डाइऑक्सिन जैसे विषैले यौगिक निकल सकते हैं, जो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाते हैं। लैंडफिल में बड़े बड़े प्लास्टिक धीरे धीरे माइक्रोप्लास्टिक में टूट सकते हैं। ये सूक्ष्म कण मिट्टी और जल स्रोतों में मिलकर दीर्घकालिक पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करते हैं। अंततः ये नदियों और समुद्रों तक पहुंच सकते हैं, जहां समुद्री जीवों पर असर डालते हैं। यदि हम पूरे लाइफ साइकिल को एक साथ देखें, तो स्पष्ट होता है कि पर्यावरणीय प्रभाव केवल अंतिम कचरे तक सीमित नहीं है। प्रभाव हर चरण में मौजूद है। कच्चे माल की खुदाई, वन संसाधनों का उपयोग, औद्योगिक ऊर्जा खपत, परिवहन, पैकेजिंग और निपटान तक। जीवन चक्र विश्लेषण हमें ये सिखाता है कि किसी भी उत्पाद की वास्तविक पर्यावरणीय लागत उसकी पूरी यात्रा में छिपी होती है। यदि केवल अंतिम कचरे को देखकर निर्णय लिया जाए, तो तस्वीर अधूरी रह जाती है। लेकिन जब हम शुरुआत से अंत तक हर चरण को जोड़ते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सामूहिक रूप से ये प्रभाव बड़ा है। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि मासिक धर्म स्वच्छता, स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ा विषय है। इसलिए समाधान खोजते समय संतुलन आवश्यक है। उद्देश्य ये नहीं है कि सुविधा समाप्त कर दी जाए, बल्कि ये है कि लाइफ साइकिल के हर चरण को अधिक टिकाऊ बनाया जाए। उदाहरण के लिए, यदि निर्माण में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग हो, यदि बायोडिग्रेडेबल सामग्री विकसित की जाए, यदि कचरा प्रबंधन प्रणाली मजबूत हो, तो लाइफ साइकिल का कुल पर्यावरणीय प्रभाव कम किया जा सकता है। आज की चर्चा हमें ये समझाती है कि सैनिटरी नैपकिन का लाइफ साइकिल केवल एक व्यक्तिगत वस्तु की कहानी नहीं है, बल्कि ये संसाधनों, ऊर्जा, उद्योग और कचरे की पूरा श्रृंखला की कहानी है। ये उस व्यापक जीवन शैली का प्रतीक है जिसमें सुविधा और उपभोग बढ़ रहा है और उसके साथ
पर्यावरण या दबाव भी। क्लाइमेट चेंज एक जटिल समस्या है। इसमें अनेक स्रोत योगदान करते हैं। लाइफ साइकिल एनालिसिस हमें ये पहचानने में मदद करता है कि रोजमर्रा के उत्पाद भी इस वैश्विक समीकरण का हिस्सा है। तो साथियों, आज हमने कच्चे माल से लेकर अंतिम निपटान तक की पूरी यात्रा को समझने की कोशिश की। आने वाले एपिसोड में हम संभावित समाधान, वैकल्पिक उत्पाद और नीति स्तर पर उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की, और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे हिमेली। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम मासिक धर्म, स्वच्छता, उत्पादों और पर्यावरण के बीच के जटिल संबंधों को गहराई से समझ रहे हैं। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है, प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक। हम अक्सर प्लास्टिक को एक सामान्य चीज मान लेते हैं। ये हल्का है, सस्ता है, मजबूत है और रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। लेकिन यही प्लास्टिक जब कचरे में बदलता है, तब वो पर्यावरण के लिए दीर्घकालिक चुनौती बन जाता है। सैनिटरी नैपकिन भी इसी चुनौती का हिस्सा है, क्योंकि उनमें प्लास्टिक की कई परतें और सिंथेटिक पॉलीमर मौजूद होते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सैनिटरी नैपकिन में किस प्रकार का प्लास्टिक होता है। आमतौर पर इनकी बैक सीट यानी नीचे का जलरोधी परत पॉलीएथिलीन या पॉलीप्रोपाइलिन जैसे पॉलीमर से बनी होती है। ऊपरी परत में नॉन वोवन सिंथेटिक फाइबर होते हैं और अंदर तरल को सोखने के लिए सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर का उपयोग होता है। ये सब मिलकर एक ऐसा उत्पाद बनाते हैं जो उपयोग के दौरान सुरक्षित और प्रभावी होता है, लेकिन उपयोग के बाद पर्यावरण में लंबे समय तक बना रह सकता है। अब प्रश्न ये है कि ये प्लास्टिक कितने वर्षों तक विघटित नहीं होता। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार सामान्य प्लास्टिक को पूरी तरह विघटित होने में 400 से 800 वर्ष तक लग सकते हैं। कुछ प्रकार के प्लास्टिक इससे भी अधिक समय तक बने रह सकते हैं, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन में प्लास्टिक के साथ अन्य मिश्रित सामग्री होते हैं, इसलिए उसका पूर्ण विघटन और भी जटिल हो सकता है। लैंडफिल में जब सैनिटरी नैपकिन फेंके जाते हैं तो वे मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं। वहाँ सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है और ऑक्सीजन भी सीमित होती है। ऐसी स्थिति में प्लास्टिक का प्राकृतिक विघटन बहुत धीमा हो जाता है। वो पूरी तरह नष्ट नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। यही छोटे कण माइक्रोप्लास्टिक कहलाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक वे प्लास्टिक कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि आंखों से पहचानना कठिन होता है, लेकिन इनका प्रभाव व्यापक होता है। जब प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में रहता है तो धूप, गर्मी, बारिश और भौतिक घर्षण के कारण वो टूटकर सूक्ष्म कणों में बदल जाता है। अब सवाल है कि ये माइक्रोप्लास्टिक मिट्टी, नदियों और समुद्र तक कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहले मिट्टी की बात करें। लैंडफिल में पड़े सैनिटरी नैपकिन समय के साथ टूटते हैं। बारिश का पानी जब कचरे के ढेर से होकर गुजरता है तो वो इन छोटे प्लास्टिक कणों को अपने साथ बहा सकता है। ये पानी मिट्टी में रिस सकता है और भूजल तक पहुंच सकता है। इस प्रकार माइक्रोप्लास्टिक मिट्टी की परतों में फैलने लगता है। दूसरे मार्ग है सतही बहाव। जब भारी वर्षा होती है तो डंपिंग ग्राउंड या खुले में फेंका गया कचरा आसपास की नालियों और जलधाराओं में पहुंच सकता है। वहां से ये छोटे नालों, फिर नदियों और अंततः समुद्र तक पहुंच जाता है। भारत जैसे देश में जहां कई शहरों में कचरा खुले डंपिंग ग्राउंड में जमा होता है, वहां ये जोखिम अधिक होता है। उदाहरण के लिए भारत में कई महानगरों के बाहर कचरे के बड़े बड़े ढेर मौजूद है। इन स्थानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल
आसपास के नदियों में मिल सकता है। जब माइक्रोप्लास्टिक नदियों में पहुंचते हैं तो वे जल प्रवाह के साथ बहते हुए समुद्र तक जाते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में ये एक गंभीर समस्या बन जाती है। छोटे जलीय जीव इन्हें भोजन समझकर निगल लेते हैं। ये प्लास्टिक उनके शरीर में जमा हो सकता है। धीरे धीरे ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से बड़े जीवों और अंततः मनुष्य तक पहुंच सकता है। माइक्रोप्लास्टिक केवल भौतिक समस्या नहीं है बल्कि रासायनिक भी है। प्लास्टिक में कई प्रकार के रसायन मिलाए जाते हैं जो उसे लचीला या टिकाऊ बनाते हैं। जब ये कण पर्यावरण में फैलते हैं तो ये रसायन भी बाहर निकल सकते हैं। इससे मिट्टी और पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि माइक्रोप्लास्टिक हवा के माध्यम से भी फैल सकते हैं। जब प्लास्टिक सूखकर टूटता है तो हल्के कण हवा में उड़ सकते हैं। ये कण वायुमंडल में घूमते हुए अन्य क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार समस्या स्थानीय नहीं रहती बल्कि व्यापक रूप ले लेती है। यदि हम जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में देखें तो प्लास्टिक का संबंध केवल कचरे तक सीमित नहीं है। प्लास्टिक पेट्रोलियम आधारित है और उसके उत्पादन में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। जब प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है तो वो कार्बन चक्र को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। समुद्र में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीवों की संख्या और स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। यदि समुद्री परिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है तो कार्बन अवशोषण की प्राकृतिक प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। समुद्र पृथ्वी का एक बड़ा कार्बन सिंक है जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। यदि समुद्री जीवन प्रभावित होता है तो ये संतुलन भी बिगड़ सकता है। यह समझना जरूरी है कि एक अकेला सैनिटरी नैपकिन छोटा लगता है, लेकिन जब करोड़ों की संख्या में वे हर साल उपयोग के बाद फेंके जाते हैं तो उनका सामूहिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। प्रत्येक पैड से मौजूद प्लास्टिक दशकों और सदियों तक पर्यावरण में बना रह सकता है। समस्या का समाधान केवल उपयोग को रोकना नहीं है बल्कि टिकाऊ विकल्पों, बेहतर कचरा प्रबंधन और जागरूकता को बढ़ाना है। यदि कचरे को वैज्ञानिक ढंग से अलग किया जाए, यदि प्लास्टिक कम या बायोडिग्रेडेबल सामग्री को उपयोग बढ़े तो माइक्रोप्लास्टिक की समस्या को कम किया जा सकता है। आज की चर्चा का सार यही है कि सैनिटरी नैपकिन में मौजूद प्लास्टिक अल्पकालिक सुविधा देता है लेकिन दीर्घकालिक पर्यावरणीय चुनौती बन सकता है। 400 से 800 वर्षों तक ना विघटित होने वाला प्लास्टिक धीरे धीरे माइक्रोप्लास्टिक में बदलकर मिट्टी, नदियों और समुद्र तक पहुंच सकता है। ये विषय केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों का भी है। यदि हम आज इस समस्या को समझेंगे और जिम्मेदारी से कदम उठाएंगे तो आने वाले समय में इसके दुष्प्रभाव कम किए जा सकते हैं। आप सुनते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे हिमेली। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम मासिक धर्म, स्वच्छता, उत्पादों और पर्यावरण के बीच संबंध को गहराई से समझ रहे हैं। अब तक हमने निर्माण प्रक्रिया, उपयोग का पैमाना, जीवन चक्र विश्लेषण और प्लास्टिक व माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव पर चर्चा की। आज हम एक ऐसे चरण पर बात करेंगे जो पूरे विषय का सबसे जटिल और संवेदनशील हिस्सा है, निपटान का चुनौती। किसी भी उत्पाद का पर्यावरणीय प्रभाव केवल उसके निर्माण या उपयोग तक सीमित नहीं होता। असली चुनौती तब शुरू होती है जब वो उत्पाद कचरे में बदल जाता है। सैनिटरी नैपकिन के मामले में ये चुनौती और भी जटिल है क्योंकि ये ठोस कचरे के साथ साथ जैविक और प्लास्टिक मिश्रित अपशिष्ट का हिस्सा होता है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की,
जहां शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था अलग-अलग स्तरों पर काम करती है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगमों द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर है। कई शहरों में सूखा और गीला कचरा अलग करने की पहल भी की जा रही है, लेकिन सैनिटरी वेस्ट अक्सर इस वर्गीकरण में स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जाता। अधिकतर घरों में उपयोग किए गए पैड सामान्य कचरों के साथ फेंक दिए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में कचरा ट्रकों के माध्यम से डंपिंग ग्राउंड या लैंडफिल तक पहुंचाया जाता है। वहां ये कचरा बड़े-बड़े ढेरों में जमा होता है। समस्या ये है कि सैनिटरी नैपकिन मिश्रित सामग्री से बने होते हैं। इनमें प्लास्टिक, पल्प और रसायन होते हैं। इन्हें पुनर्चक्रित करना लगभग असंभव होता है, इसलिए वे सीधे लैंडफिल में दबा दिए जाते हैं। लैंडफिल पहले से ही शहरी ठोस कचरे से भरे हुए हैं। ऐसे में सैनिटरी वेस्ट एक अतिरिक्त दबाव बनाता है। लैंडफिल में ऑक्सीजन की कमी के कारण जैविक पदार्थ सड़ते हैं और मीथेन गैस उत्पन्न होती है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि सैनिटरी नैपकिन पूरी तरह जैविक नहीं होते, फिर भी उनमें मौजूद पल्प और अन्य सामग्री सड़ने की प्रक्रिया में योगदान दे सकती है। कुछ शहरों में स्कूलों, अस्पतालों या सार्वजनिक स्थानों पर छोटे इंसिनरेटर लगाए गए हैं जहां सैनिटरी वेस्ट को जलाया जाता है, लेकिन यहाँ भी चुनौती है। यदि इंसिनरेटर उच्च तापमान और सही तकनीक का संचालित नहीं हो तो अधजले प्लास्टिक से विषैली गैसें निकल सकती है। कई छोटे संस्थानों में इन उपकरणों का रखरखाव नियमित नहीं होता, जिससे पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पर ध्यान देते हैं। ग्रामीण भारत में कई स्थानों पर अभी भी नियमित कचरा संग्रहण की व्यवस्था नहीं है। उपयोग किए गए सैनिटरी नैपकिन को अक्सर घर के पीछे, खेतों में या खुले स्थानों में फेंक दिया जाता है। कुछ जगह उन्हें गड्ढे में दबा दिया जाता है या जला दिया जाता है। खुले में फेंके गए पैड जानवरों द्वारा खींचे जा सकते हैं, जिससे वे इधर उधर फैल जाते हैं। वर्षा का पानी उन्हें नालियों या जल स्रोतों तक पहुंचा सकता है। यदि उन्हें जलाया जाता है तो प्लास्टिक के कारण हानिकारक धुआं निकल सकता है, जो स्थानीय वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और बुनियादी ढांचे की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। कई बार महिलाओं को ये जानकारी नहीं होती कि उपयोग किए गए पैड को कैसे सुरक्षित रूप से निपटाया जाए। स्कूलों में यदि सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए भी जाते हैं तो उनके निपटान की समुचित व्यवस्था नहीं होती। शहरी क्षेत्रों में संरचना तो है, लेकिन समस्या है वर्गीकरण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या है संरचना का अभाव। दोनों स्थितियों में पर्यावरणीय कमी स्पष्ट दिखाई देती है। सबसे बड़ी पर्यावरणीय कमी कहाँ है? यह कमी है स्रोत स्तर पर पृथक्करण की अनुपस्थिति। यदि सैनिटरी वेस्ट को सामान्य कचरे से अलग एकत्रित किया जाए और विशेष उपचार के लिए भेजा जाए तो उसका प्रभाव कम किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर ऐसा नहीं होता। दूसरी बड़ी कमी है वैज्ञानिक निपटान की अपर्याप्तता। बड़े शहरों में भी आधुनिक वेस्ट टू एनर्जी या सुरक्षित दहन संयंत्र सीमित है। अधिकतर कचरा खुले डंपिंग ग्राउंड में जाता है। वहां से रिसाव का खतरा रहता है, जिससे मिट्टी और भूजल प्रभावित हो सकते हैं। तीसरी कमी है जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन की। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि सैनिटरी वेस्ट भी विशेष श्रेणी का कचरा है, तब तक वे उसे अलग रखने या सही तरीके से पैक करने की आदत नहीं अपनाएंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनौपचारिक कचरा बीनने वालों का स्वास्थ्य। जब सैनिटरी नैपकिन सामान्य कचरे में मिल जाते हैं तो उन्हें छांटने वाले श्रमिकों के लिए ये स्वास्थ्य जोखिम बन जाता है। उचित सुरक्षा उपकरणों के अभाव में वे संक्रमण और अन्य समस्याओं के संपर्क में आ सकते हैं। निपटान की चुनौती
केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी है। मासिक धर्म से जुड़े विषय पर अभी कई स्थानों पर झिझक और चुप्पी है। ये झिझक सही निपटान के बारे में खुली चर्चा को भी सीमित कर देती है। यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें तो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सबसे बड़ी कमी एक समन्वित, वैज्ञानिक और संवेदनशील वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली की है। शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना है लेकिन पर्याप्त नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना की शुरुआत की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान बहुस्तरीय होना चाहिए। नीति स्तर पर स्पष्ट दिशा निर्देश, स्थानीय स्तर पर पृथक्करण और संग्रहण और व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता, इन सब का समन्वय आवश्यक है। आज की इस चर्चा का उद्देश्य यही समझना था कि निपटान की चुनौती केवल तकनीकी नहीं है बल्कि सामाजिक और व्यवहारिक भी है। जब तक हम स्रोत पर कचरे को अलग नहीं करेंगे, जब तक वैज्ञानिक निपटान का व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक सैनिटरी वेस्ट पर्यावरण पर दबाव डालता रहेगा। आने वाले एपिसोड में हम संभावित समाधान, वैकल्पिक उत्पाद और टिकाऊ प्रथाओं पर चर्चा करेंगे ताकि सुविधा और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। आप सुनते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की, और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे हिमेली। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम मासिक धर्म, स्वच्छता, उत्पादों और पर्यावरण के बीच के संबंधों को गहराई से समझ रहे हैं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तकनीकी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सैनिटरी नैपकिन को जलाने यानी इंसिनरेशन का पर्यावरण पर प्रभाव। अक्सर हमें लगता है कि किसी भी कचरे को जला देना उसका अंतिम और सरल समाधान है। वो दिखना बंद हो जाता है, जगह खाली हो जाता है और हमें लगता है कि समस्या खत्म हो गई। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या जलाना पर्यावरण के लिए सुरक्षित तरीका है? और विशेष रूप से जब बात सैनिटरी नैपकिन जैसे प्लास्टिक मिश्रित उत्पादों की हो, तो क्या उनका दहन हानिकारक गैसों को जन्म देता है? सबसे पहले समझते हैं कि सैनिटरी नैपकिन में क्या क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर, सुपर एब्सॉर्बेंट पॉलीमर और कभी-कभी ब्लीच्ड पल्प शामिल होता है। ये मिश्रित संरचना उन्हें उपयोग के दौरान प्रभावी बनाते हैं, लेकिन जब इन्हें जलाया जाता है तो यही मिश्रण समस्या बन सकता है। जब प्लास्टिक को कम तापमान पर या अधूरे दहन की स्थिति में जलाया जाता है तो डाइऑक्सिन और फ्यूरन जैसे विषैले रसायन उत्पन्न हो सकते हैं। डाइऑक्सिन अत्यंत हानिकारक रसायन माने जाते हैं। ये बहुत कम मात्रा में भी स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। विश्व स्तर पर डाइऑक्सिन को स्थायी जैविक प्रदूषक की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और जीवों के शरीर में जमा हो सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हर बार जलाने से डाइऑक्सिन निकलता है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि दहन किस तापमान पर और किस तकनीक से किया जा रहा है। आधुनिक उच्च तापमान वाले वैज्ञानिक इंसिनरेटर यदि 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पर नियंत्रित परिस्थितियों में संचालित हो और उनमें गैस शोधन प्रणाली लगी हो तो डाइऑक्सिन का उत्सर्जन न्यूनतम किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि कई स्थानों पर छोटे, स्थानीय या अस्थायी इंसिनरेटर लगाए जाते हैं, विशेषकर स्कूलों, छोटे क्लिनिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में। इन उपकरणों में तापमान नियंत्रण, फिल्टर सिस्टम या उत्सर्जन निगरानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती। परिणाम स्वरूप अधूरा दहन होता है और हानिकारक गैसें वायुमंडल में निकल सकती है। डाइऑक्सिन के अलावा प्लास्टिक जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कण भी निकल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। यदि बड़ी मात्रा में प्लास्टिक आधारित कचरा जलाया जाए तो इससे अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। यदि कचरे को लैंडफिल में डाला जाए तो वहां से मीथेन जैसी गैस निकल सकती है जो भी ग्रीन हाउस गैस है। यदि कचरे को जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें निकल सकती है। दोनों स्थितियों में पर्यावरणीय प्रभाव मौजूद है। प्रश्न यही है कि कौन सा विकल्प कम हानिकारक है और किन परिस्थितियों में। खुले में जलाने की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों या अनौपचारिक कचरा निपटान स्थलों में जब सैनिटरी नैपकिन को खुले में जलाया जाता है तो तापमान नियंत्रित नहीं होता, प्लास्टिक पूरी तरह नहीं जलता और काला धुआं निकलता है। इस धुएं में सूक्ष्म कण और विषैले रसायन हो सकते हैं। ये कण हवा के साथ फैलकर आसपास के लोगों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। वायु प्रदूषण का संबंध केवल स्थानीय स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। जब वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा अंतरिक्ष में पूरी तरह वापस नहीं जा पाती। यही ग्रीनहाउस प्रभाव है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। यदि हम बड़े पैमाने पर सोचें, भारत जैसे देश में हर वर्ष करोड़ों करोड़ों सैनिटरी नैपकिन उपयोग होते हैं। यदि इनका एक हिस्सा भी जलाकर निपटाया जाता है तो कुल मिलाकर कार्बन उत्सर्जन उल्लेखनीय हो सकता है। भले ही एक पैड जलाने से उत्सर्जन कम लगे, लेकिन करोड़ों पैड का सामूहिक प्रभाव बड़ा हो सकता है। डाइऑक्सिन का एक और पहलू है। ये मिट्टी और जल में जमा हो सकता है। यदि दहन से निकली राख या अवशेष खुले में पड़े रहे तो वर्षा के साथ ये तत्व मिट्टी में मिल सकते हैं। इससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रदूषण हो सकता है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि सभी इंसिनरेशन प्रक्रियाएं समान नहीं होती। बड़े नगरों में यदि आधुनिक वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र स्थापित हो और वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संचालित हो तो उत्सर्जन को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन ऐसे संयंत्र सीमित है और छोटे स्तर पर अपनाए गए उपायों में निगरानी की कमी हो सकती है। तो क्या जलाना पूरी तरह गलत है? इसका उत्तर सीधा नहीं है। यदि वैज्ञानिक तरीके से उच्च तापमान और उचित फिल्ट्रेशन प्रणाली के साथ दहन किया जाए तो ये लैंडफिल की तुलना में कुछ मामलों में बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन यदि दहन अनियंत्रित या खुले में हो तो ये वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ा सकता है। क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में देखें तो हर प्रकार का दहन कार्बन उत्सर्जन से जुड़ा है। इसलिए दीर्घकालिक समाधान केवल निपटान के तरीके बदलने में नहीं, बल्कि कचरे की मात्रा कम करने, वैकल्पिक सामग्री विकसित करने और स्रोत पर पृथक्करण में निहित है। आज के इस चर्चा का सार यही है कि सैनिटरी नैपकिन को जलाने से डाइऑक्सिन और अन्य हानिकारक गैसें निकल सकती है, विशेषकर तब जब दहन प्रक्रिया नियंत्रित ना हो। ये गैसें वायु प्रदूषण को बढ़ाती है और अप्रत्यक्ष रूप से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कर सकती है। इसलिए समाधान संतुलित और वैज्ञानिक होना चाहिए। केवल जलाना या केवल लैंडफिल पर्याप्त नहीं है। हमें उत्पादन, उपयोग और निपटान तीनों स्तरों पर टिकाऊ दृष्टिकोण अपनाना होगा। आप सुनते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम जहां हम संवेदनशील विषयों पर संतुलित और वैज्ञानिक चर्चा करते हैं। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। धन्यवाद। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज
मदद, हर एक बार मिलेगी मदद, हर एक बार।